लोकतंत्र जिंदा है। केजरीवाल जी को जमानत मिल गई है, अंतरिम जमानत। लोकतंत्र तो हमेशा आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के राज में जिंदा था, है और रहेगा। मजबूत हुआ है, सुदृढ़ हुआ है। और अब केजरीवाल और इंडी गठबंधन वाले भी नहीं कह सकते कि भाई लोकतंत्र नहीं है। उनको जमानत चाहिए थी, जमानत मिल गई। केजरीवाल जी, ये तो कंडीशनल बेल है और ये आपको इसलिए दी गई है कि आप कहते थे कि भाई मैं अध्यक्ष हूँ, मैं सीएम हूँ और मेरे को चुनाव प्रचार करना है। लेकिन आपकी पार्टी जिस तरीके से इसको प्रस्तुत कर रही है कि आप क्लीन चिट आपको मिल गई है, अब आप साफ सुथरे इस पे सिद्ध हो गए, वो बिल्कुल नहीं। वोटों पर असर पड़ेगा, वो प्रभावित कर सकते हैं वोटों को, क्योंकि लोकसभा चुनाव चल रहा है और प्रचार भी जोरों पर है। मुझे नहीं लगता। किस मुंह से लोगों के बीच में जाएंगे? लोग आज पूछ रहे हैं, आप तो मात्र आरोप पर इस्तीफा ले लिया करते थे और आप तो जेल में रह के आए, फिर आपको 2 जून को जेल में जाना है, फिर आपको सलाखों के पीछे जाना है, इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या आपके पास कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है? तो आपको क्या लगता है, जिस केजरीवाल ने कांग्रेस के खिलाफ में कभी मोर्चा खोला था, आज उन्हीं के लिए वोट मांगनी पड़ रही है? चोर चोर मौसेरे भाई, चोरी दोनों की। जो इनका असली मुखौटा है चोरी का, घूसखोरी का, कमीशन लेने का। कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा बोलती है, मुस्लिम तुष्टीकरण के अंतर्गत मुस्लिम हार्डलैंडर्स की भाषा बोलती है। नमस्कार, मैं हूं केशव मलान। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है, लेकिन 2 जून को उनको खुद हाजिर होना होगा और पेश होना होगा। लेकिन आज इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खेमचंद शर्मा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर इंडिया पर। लोकतंत्र जिंदा है, केजरीवाल जी को जमानत मिल गई है, अंतरिम जमानत। लोकतंत्र तो हमेशा आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के राज में जिंदा था, है और रहेगा। मजबूत हुआ है, सुदृढ़ हुआ है। और अब केजरीवाल और इंडी गठबंधन वाले भी नहीं कह सकते कि भाई लोकतंत्र नहीं है। उनको जमानत चाहिए थी, जमानत मिल गई। लेकिन इसमें एक परफेक्ट लाइन बैठती है जो हमारे यहाँ पे कही जाती है, वो है 2 दिन की चांदनी, फिर जेल की अंधेरी रातें। तो केजरीवाल जी, ये तो कंडीशनल बेल है और ये आपको इसलिए दी गई है कि आप कहते थे कि भाई मैं अध्यक्ष हूँ, मैं सीएम हूँ और मेरे को चुनाव प्रचार करना है। लेकिन आपकी पार्टी जिस तरीके से इसको प्रस्तुत कर रही है कि आप क्लीन चिट आपको मिल गई है, अब आप साफ सुथरे इस पे सिद्ध हो गए, वो बिल्कुल नहीं। ना ये क्लीन चिट है और इसमें तो कंडीशन ऐसी हैं कि आप बाहर हो, सीएम हो, लेकिन सीएम के नाते आप साइन भी नहीं कर सकते। इतनी रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी वाली बात है। सीएम होते हुए भी आपने पहले तो इस्तीफा नहीं दिया, जेल में से आपने सरकार चलाने की कोशिश की, हर डिपार्टमेंट में हाहाकार था। अभी भी आपको कंडीशनल बेल मिली है प्रचार के लिए, लेकिन आप सरकार नहीं चला सकते। तो दिल्ली वाले तो अभी भी सीएम का वेट कर रहे हैं। दिल्ली वालों के लिए तो अभी भी सीएम नहीं है। तो आप खुशी मना सकते हैं 2 दिन की, लेकिन फिर आपको जेल की जो अंधेरी रात हैं वही बितानी पड़ेंगी। लेकिन विपक्ष ने जब कहा था, जब सोरेन को जेल में डाला था और सीएम केजरीवाल को जेल में डाला था, तब कहा था विपक्ष ने कि लोकतंत्र की हत्या है और गला घोटने जैसा काम कर रही है मोदी सरकार। लेकिन आज वही विपक्ष ये कह रहा है कि ये केजरीवाल की जीत है, न्याय की जीत है। नहीं, लोकतंत्र की जीत कह सकते हैं। लोकतंत्र तो पहले भी था, अभी भी है। कि आपने बोला कि भाई मेरे को प्रचार करना है तो आपको छूट दे दी, अंतरिम बेल दे दी। लेकिन आपने तो लोकतंत्र की हत्या की है और हत्या करने की कोशिश आप लगातार कर रहे हैं। आप तो कहते थे कि भाई अगर आरोप लगाए तो इस्तीफा दे दो, लेकिन आप पे आरोप ही लगा। आप पे आरोप के साथ साथ चार्जशीट दायर भी होने जा रही है और मनी ट्रेल भी मिला है। कोर्ट ने भी साफ साफ आपको बार बार बोला कि आपको हम प्रोटेक्शन नहीं दे सकते, क्योंकि एविडेंस हैं, क्रेडिबल एविडेंस हैं, चेन है कि किस तरीके से मनी ट्रेल हुआ है, पैसा आया है, गया है। तो ये सारी चीज़ें प्रस्तुत हैं। हाई कोर्ट ने भी आपको बोला और सुप्रीम कोर्ट ने भी, जो आप कह रहे थे कि भाई आपकी जमानत की बजाय आपकी जो गिरफ्तारी हुई है उसको गलत सिद्ध करें, वो नहीं कहा है और कोर्ट ने आपको बड़ी कंडीशनल बेल दी है। इसका मतलब साफ साफ है कि भारतीय जनता पार्टी जो कह रही थी कि भाई केजरीवाल जी लोकतंत्र की हत्या करने में लगे हैं, दिल्ली वालों को अपमानित करने में लगे हुए हैं। दिल्ली ने इतना बुरा समय कभी नहीं देखा कि भाई उनके सारे काम ठप पड़े हों और सीएम अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए, अपनी पर्सनल राजनीति के लिए वो सरकार को एक तरीके से बंधक बनाए हुए हैं। आपको लगता है कि केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद में खास तौर पर दिल्ली में वोटों पर असर पड़ेगा, वो प्रभावित कर सकते हैं वोटों को, क्योंकि लोकसभा चुनाव चल रहा है और प्रचार भी जोरों पर है? मुझे नहीं लगता। किस मुंह से लोगों के बीच में जाएंगे? लोग आज पूछ रहे हैं, आप तो मात्र आरोप पर इस्तीफा ले लिया करते थे और आप तो जेल में रह के आए, फिर आपको 2 जून को जेल में जाना है, फिर आपको सलाखों के पीछे जाना है, इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या आपके पास कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जो सीएम की जिम्मेदारी को निभा सके? या फिर आप इतने ज़्यादा अपने पर्सनल बेनिफिट में डूब चुके हैं कि आपको कोई दूसरा व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है? दिल्ली की आपको समस्या दिखाई नहीं दे रही है? दिल्ली के हर डिपार्टमेंट जो हाहाकार मचा वो दिखाई नहीं दे रहा है? किस मुँह से जाएंगे आपको पता चल जाएगा। इनको हर जगह बहुत ज़्यादा विरोध का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि लोग थू थू कर रहे हैं, लोग इनको हाथों हाथ नहीं ले रहे हैं, बल्कि इनकी हर जगह निंदा कर रहे हैं।
लेकिन केजरीवाल अब पहले ही चुनावी मैदान में सुनीता केजरीवाल को उतार चुके हैं और जगह जगह पोस्टर भी लगाए गए हैं कि जेल का जवाब जनता देगी। जनता देगी, जरूर देगी, और वो इनको पुनः जेल में डाल के जवाब देगी, और साथ की साथ सीट भारतीय जनता पार्टी को जिता के देगी। साथ में क्योंकि दिल्ली के अंदर हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के समर्थन में आम आदमी पार्टी है, कन्हैया कुमार जैसे प्रत्याशी मैदान में हैं, तो आपको क्या लगता है जिस केजरीवाल ने कांग्रेस के खिलाफ में कभी मोर्चा खोला था, आज उन्हीं के लिए वोट मांगनी पड़ रही है? चोर चोर मौसेरे भाई, चोरी दोनों की, जो इनका असली मुखौटा है चोरी का, घूसखोरी का, कमीशन लेने का, किकबैक लेने का, वो सामने आ गया है। तो दोनों भाई भाई हैं, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब एक दूसरे को चोर कहे, एक महाचोर कहे, अब कह रहे हैं ठीक है यार, बहुत दिन हमने एक दूसरे को चोर चोर कह लिया, अब साथ में काम करते हैं, क्योंकि मोदी जी हमें छोड़ने वाले नहीं हैं। मोदी जी चोरों से वसूली कर रहे हैं, तो ये दो चोर मिलकर मोदी जी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी को देगी। इस बीच में मणिशंकर अय्यर का बयान आता है जिसमें कहा जाता है कि पाकिस्तान भी कम ताकतवर नहीं है। क्या लगता है कि अब कांग्रेस, क्योंकि पहले भी आरोप लगते रहे कि कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा बोलती है, कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा बोलती है, मुस्लिम तुष्टीकरण के अंतर्गत मुस्लिम हार्डलैंडर्स की भाषा बोलती है, भारत विरोध की भाषा बोलती है, हिंदू विरोध की भाषा बोलती है। आप अलग अलग उनके नेताओं के बयान देख लीजिए। अभी प्रमोद जी ने बोला था, आचार्य प्रमोद जी ने, कि क्लोज जो मीटिंग हुई थी, रूम मीटिंग में, राहुल गांधी ने साफ कहा था अगर हम जीत गए तो हम मंदिर पे जो जजमेंट है उसको रिवर्स कर देंगे, मंदिर को तोड़ देंगे, मस्जिद बनाएंगे। उनके डीएमके कहते हैं कि भाई जो सनातन है वो कैंसर है, इसको ख़त्म कर देना चाहिए, वो बिल्कुल बेकार है, सनातन कोई धर्म ही नहीं है। और आपने देखा अभी मणिशंकर अय्यर जी कह रहे हैं कि पाकिस्तान से डरना चाहिए, पाकिस्तान की इज्जत करनी चाहिए, पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। अरे मणिशंकर अय्यर जी, हम पाकिस्तान से डरेंगे नहीं, आंखों में आंखें डाल के उनसे बात करेंगे, और उनका जो उग्रवाद है उसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, और जो पीओके उन्होंने ले रखा है उसकी एक एक इंच भूमि भारत की है, और उसको लेके रहेंगे। इससे पहले हमने देखा कि फारूक अब्दुल्ला ने भी कहा था कि अगर रक्षा मंत्री या भारत में हिम्मत है तो पीओ को लेके दिखाए, क्योंकि पाकिस्तान के पास भी एटम बम है, परमाणु बम है। ये देखिए डराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनका जो पाकिस्तान प्रेम है, हिंदू विरोध, अब मुखर होके सामने आ रहा है। क्योंकि इनको लगता है कि ये पाकिस्तान का गुणगान गाएंगे तो जो कट्टरपंथियों की वोट है वो इनको मिल जाएंगी। ये मुस्लिम ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, कट्टरपंथियों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं सभी सनातनियों से अनुरोध करना चाहूँगा, सभी हिंदुओं से अनुरोध करना चाहूँगा, जो कट्टरपंथियों को इकट्ठा कर रहे हैं, उनका ध्रुवीकरण कर रहे हैं, आप भी इनका जवाब इकट्ठा होकर ध्रुवीकरण करके दें। हमने देखा कि सैम पित्रोदा विदेशी धरती पर बैठ करके लोकसभा चुनाव के बीच में आते हैं और टिप्पणी करके बाहर चले जाते हैं। हालांकि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन आपको क्या लगता है, विरासत कर की बात कही गई, उसके बाद में नस्ली भेद की बात कही गई उनके द्वारा? नहीं, ये तो उनकी सोच है, और वो सोच है राहुल गांधी जी की सोच, प्रियंका गांधी जी की सोच, और श्रीमती सोनिया गांधी की सोच। सैम पित्रोदा अपने आप में कुछ नहीं है। उन्होंने हमें अफ्रीकन कहा, हमारे साउथ इंडियन को अफ्रीकन कहा, क्योंकि वो अफ्रीकन समझते हैं। वो हमारी अभी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, उनका विरोध जिस तरीके से कांग्रेस ने किया, अब पता चलता है कि उनका रंग काला था, इसीलिए उनका विरोध किया। उनको वो अफ्रीकी समझते थे। वैसे ही नॉर्थ इंडियन को वो यूरोपियन समझते हैं, हमारे वेस्ट इंडियन को वो कहते हैं कि तो अरब हैं, और ईस्ट इंडियन चाइनीज हैं। तो भारत की संस्कृति है ही नहीं, उनके लिए सनातन संस्कृति है ही नहीं, हिंदू संस्कृति है ही नहीं। मतलब इतना ज़्यादा विरोध है, वो लगातार ऐसी बातें कर रहे हैं, हिंदू विरोध की बातें कर रहे हैं, भारत की संस्कृति को छिन्न भिन्न करने की बातें कर रहे हैं, और पाकिस्तान प्रेम की बातें करते हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण की बातें करते हैं, हमारी वेल्थ को रिडिस्ट्रीब्यूट करने की बातें करते हैं। और आपने देखा जिस तरीके से जनसंख्या का विस्फोट, मुस्लिम जनसंख्या का विस्फोट कांग्रेस के राज में हुआ, जिस तरीके से 43% इंक्रीमेंट हुआ, ये सब दिखाता है कि जो तुष्टीकरण से भारत की डेमोग्राफी बदलना चाहते हैं, भारत में शरिया लाना चाहते हैं, भारत में गजवाए हिंद इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, सनातन को ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन सनातनी भी इकट्ठे हैं, और उन्होंने तय कर लिया है कि मोदी जी को फिर से लाएंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे, देश को विकसित बनाएंगे, और 140 करोड़ जो भारतीय हैं उनको साथ में लेके आगे बढ़ेंगे। लेकिन कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन के जो भी नेता हैं वो धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण की वकालत कर रहे हैं, और साथ में कह रहे हैं कि अगर भाजपा आ गई तो संविधान बदल देगी। संविधान बदलने की कोशिश तो ये कर रहे हैं, और उन्होंने इंदिरा जी ने किया। इंदिरा जी ने इतने चेंजेस कर दिए कि लोग उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बजाय इंदिरा कॉन्स्टिट्यूशन कहने लग गए। संविधान तो ये बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे संविधान में तो है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, तो ये अब ओबीसी का आरक्षण खाना चाहते हैं, SC ST का आरक्षण खाना चाहते हैं। इनको बताना पड़ेगा मुसलमानों को किसका आरक्षण दोगे, कौन सा आरक्षण दोगे, OBC वाला, EWS वाला, SC ST वाला?
और आपने जो 9% मुसलमान हुआ करते थे, आपने वहाँ पे ना फैमिली प्लानिंग इम्प्लीमेंट की, ना अपने जो इंट्रूडर्स भारत में आ रहे थे उनको बाहर किया, और ना ही आपने कन्वर्जन को रोका, तो उनकी संख्या आपने बढ़ाई। तो इसका मतलब जो आपका नारा है, जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी भागीदारी, मतलब हिंदुओं ने अपना फैमिली प्लानिंग अपना के क्या पाप किया? क्या उन्होंने जो बात मानी उन्होंने पाप कर दिया? अब एक तरफ आप जनसंख्या बढ़ाते हो, दूसरी तरफ उनको रिजर्वेशन दोगे, संविधान की धज्जियाँ उड़ाओगे और फिर कहोगे कि भाई आपको सत्ता चाहिए, आप सनातनियों पर राज करोगे। कभी भी नहीं होगा पॉसिबल। आपकी जो मंशा है एंटी हिंदू, एंटी संस्कृति, एंटी सनातन और एंटी इंडिया, वो सामने आ गई है। अब लोगों ने तय कर लिया है कि आपको उखाड़ के फेंक देना है। एक आखिरी सवाल, क्या लगता है कि 3 चरण हो चुके हैं, 4 चरण अभी बाकी हैं, ऐसे में जनता जवाब देगी? जनता जवाब देगी, जरूर जवाब देगी। पाकिस्तान प्रेमियों को जवाब देगी, हिंदू विरोधियों को जवाब देगी, सनातन विरोधियों को जवाब देगी, भारत विरोधियों को जवाब देगी, जो डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश कर रहे हैं उनको जवाब देगी, जो ओबीसी और एससी एसटी के रिजर्वेशन को खाने की कोशिश कर रहे हैं उनको जवाब देगी, और राहुल गांधी और इंडी गठबंधन का सुपड़ा साफ हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।